बच्चों मिजाज कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए, भौतिक विज्ञान 11 गति के नियम पाठ 5 लेक्चर 4। आज बेटा हम आवेग पर बात करेंगे। आवेग, इम्पल्स, जिसे हम जे से शो करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर है तो जे वेक्टर लगा देते हैं। हालांकि यूनिट 5 के अंदर, इकाई 5 के अंदर जब हम कोणीय संवेग पढ़ेंगे उसे भी हम जे से इंडिकेट करते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल इस गति के नियमों के अंदर जो जे है वो किसको बताएगा, किसको प्रदर्शित करेगा? आवेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। आवेग ये जान लीजिए कि जब हम बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर शॉर्ट टाइम के लिए, अल्प समय के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो बल और समय अंतराल का गुणनफल जो होता है वो आवेग कहलाता है। आवेग बेसिकली हमें ये बता रहा है कि भाई अगर बड़ा बल, ठीक है, समय के साथ उसका क्या प्रभाव होगा। बल का समय के साथ बहुत छोटे समय के लिए कितना प्रभाव पैदा करेगा, यानी वस्तु के अंदर जिस पर बड़ा बल छोटे समय के लिए कार्य कर रहा है, उसको हम आवेग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसे देखें परिभाषा के रूप में अगर लिखें तो बल तथा समय अंतराल, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है। यानी बड़ा बल जो है किसी वस्तु पर शॉर्ट टाइम के लिए, अल्प समय के लिए काम कर रहा है। ठीक है। बल तथा, चाहे तो हम लिख सकते हैं अल्प समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं इसका इस्तेमाल खूब करते हैं हम सभी लोग। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे बैट हमारे पास है, बॉल हमारे पास आई, ठीक है, एक बड़ा बल बॉल पे लगाते हैं हम, यानी हमारी बॉल, जो बॉल है वो बहुत दूर चली जाए, बाउंड्री पार करके चली जाए। हर बैट्समैन की यही कोशिश रहती है। तो बड़ा बल लगाएगा, ठीक है, छोटे समय अंतराल के लिए। तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बेटा हम क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। तो आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल। बल गुणा समय अंतराल, यानी अगर बल F मान ले और समय अंतराल यानी बहुत छोटा सा समय मान ले कि भाई ये dt के बराबर है, बल F मान ले तो ये क्या आ जाएगा? आवेग आ जाएगा। आवेग को, जैसे मैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है तो मैं छोटा सा आवेग, यानी आवेग को जे से लिखूंगा तो यहां लिख सकता हूं dj। तो dj वेक्टर बराबर F वेक्टर गुणा dt। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, कि भाई स्केलर फॉर्म में लिख दे, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dj बराबर F गुणा dt। या बच्चों मैं लिख सकता हूं डेल्टा लगा के। ये तो बहुत छोटा चेंज है, वहां डी यूज कर रहे हैं। किसी भी चेंज के लिए, किसी भी परिवर्तन के लिए डेल्टा जे एफ गुणा डेल्टा टी, ये सभी बेटा आवेग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई आवेग जो है इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक लिख ले कि भाई बल गुणा समय अंतराल। बल को हम न्यूटन में नापेंगे, ये न्यूटन हो गया, ठीक है, और समय अंतराल सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड। बेटा आगे हम देखेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई इसका दूसरा मात्रक ये भी लिख सकता हूं मैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये भी इसका मात्रक होगा, अभी देखते हैं। ठीक है। तो बेटा यहां पे आवेग इस तरीके से, आवेग क्या है? बल गुणा समय अंतराल, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा कि भाई डीजे बराबर आ रहा है, डीजे आ रहा है एफ dt के बराबर आ रहा है। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई t1 से t2 टाइम के लिए अगर बल कार्य करता है, बल कितनी देर कार्य करता है? t1 से t2 समय के लिए। यदि बल t1 से t2 समय के बीच, यानी t1 से t2 समय अंतराल के बीच
यदि बल T1 से T2 के समय के बीच कार्य करता है, तब बेटा यहां पर T1 से T2 के बीच कार्य कर रहा है, तो उस टाइम अगर मुझे J पूरा निकालना है, यानी उस टाइम पूरा आवेग क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा, dj का इंटीग्रेशन। भाई छोटे से बड़ा हासिल करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा dj का। अब dj का मान रख लो f dt, कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। तो मैं ऐसे भी इसको प्रदर्शित कर सकता हूं, ठीक है ना। आगे देखते हैं उसे। एक बेटा हम यहां प्रमेय यूज करते हैं, आवेग संवेग परिवर्तन प्रमेय। आवेग संवेग परिवर्तन प्रमेय। आवेग संवेग परिवर्तन प्रमेय भाई ये बता रहा है कि किसी वस्तु पर जो आवेग लगाया आपने, जैसे बैट से बॉल के ऊपर एक बड़ा सा बल लगा दिया शॉर्ट टाइम के लिए, तो आपने आवेग आरोपित कर दिया बॉल पर, ठीक है। तो आवेग, जब बॉल पर आवेग लगाया गया तो उसके संवेग में परिवर्तन आ गया। बॉल ऐसे आ रही थी मेरे पास, मैंने बल्ले से उसे दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया। बॉल के अंदर द्रव्यमान है, वेग है, वेग परिवर्तन हो गया। पहले वेग मेरी तरफ था, अब वेग मैंने दूसरी तरफ कर दिया, उसे दिशा बदल दी, यानी संवेग में परिवर्तन आ गया। तो जो मैंने आवेग लगाया वो वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यही बेटा क्या कहलाता है, आवेग संवेग परिवर्तन प्रमेय कहलाती है। तो वस्तु पर आरोपित किया गया आवेग किसके बराबर होता है, वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको गणितीय रूप में लिखूं कि भाई J बराबर किसके बराबर, चेन इन, यानी संवेग परिवर्तन किसके बराबर है, J के बराबर है, आवेग के बराबर है, ठीक है। J इज इक्वल टू डेल्टा P, ऐसे है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। इसे प्रूव भी कर सकता हूं, सिद्ध भी कर सकता हूं, सिद्ध भी कर सकते हैं आसानी से। भाई न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार, न्यूटन के सेकंड नियम अनुसार, न्यूटन के सेकंड नियम अनुसार F बराबर किसके, डेल्टा P बटे डेल्टा T। भाई ये होता है F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T, ठीक है। बस सिंपली क्या करना है भाई, इसको इधर गुणा कर दीजिए, F गुणा डेल्टा T डेल्टा P। बेटा ये क्या है, आवेग। आवेग को क्या लिखते हैं भाई, छोटा सा संवेग परिवर्तन हुआ है, छोटा सा समय अंतराल है, छोटा सा आवेग होगा, यानी डेल्टा J, ठीक है। या डेल्टा J इज इक्वल टू डेल्टा P आ गया। या इसको नाम ऐसे ना भी लिखें आप, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं कि भाई इसको हम J ही लिख देते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, J इज इक्वल टू डेल्टा P, ये हो गया, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूं, और चाहे तो यहां पर आप इसमें वेक्टर का चिन्ह लगा दें, वेक्टर लगा दें। तो ये इस तरीके से मैं प्रमेय बता सकता हूं, लेकिन बेटा न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बात सिद्ध होती है ये, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे भी पहुंचेंगे, न्यूमेरिकल इन्हीं पर आधारित होंगे। तो हम पहले कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब जैसे आवेग से संबंधित बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आवेग के उदाहरण, आवेग के उदाहरण
बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम क्रिकेट की बात करें, जैसे सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं भाई, कई बार कैच हमारे पास आता है, किसी ना किसी फील्डर के पास पहुंचता है, कोशिश होती है कि हमारे पास कैच ना है, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास कैच आया, अब ऐसे कोई बॉल मेरी तरफ आ रही है, मुझे उसको लपकना है, तो मैं ऐसे थोड़ी लपकूंगा कि यूं करके खड़ा हो गया ऐसे करके, ऐसे थोड़ी लपकूंगा। मैं एकदम स्टाइल से, बॉल मेरे पास आएगी तो बॉल ऐसे हाथ में लेके पीछे की तरफ खींचूंगा, बॉल को इस तरीके से खींचेंगे, बॉल को ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है। ये थोड़ी कि बॉल को ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे कैच कोई नहीं लेता, ठीक है। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं बच्चों, हम बॉल को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं, क्यों लंबे एकदम दूरी तक उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि भाई जो जे होता है किसके बराबर, संवेग परिवर्तन के बराबर, जे संवेग परिवर्तन के बराबर है, ठीक है। अब जे संवेग परिवर्तन के बराबर है और जे क्या है, एफ गुणा समय अंतराल, ये बल गुणा समय अंतराल कर देंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा पी के बराबर आ गया। अब जैसे मुझे वस्तु को रोकना है, बॉल को रोकना है, बॉल आ रही है एक पर्टिकुलर एक निश्चित संवेग से आ रही है, उसे रोकना है, तो उसके संवेग में परिवर्तन निश्चित होगा। इसका मतलब यदि संवेग में परिवर्तन निश्चित है, ये नियत कर लिया जाए, ये क्या कर दिया मैंने, नियत कर दिया, डेल्टा पी, यानी बॉल को तो रोकना ही है, अंतिम संवेग उसका 0 है, तो जो संवेग परिवर्तन है वो नियत हो गया, ये मैंने नियत कर दिया, एफ इंटू डेल्टा टी। बेटा अगर यहां समय अंतराल छोटा होगा तो बल बड़ा होगा, और अगर समय अंतराल बड़ा कर देंगे तो बल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अब इसी का खेल है, देखो यहां पर कि जैसे समय अंतराल अगर ज्यादा होगा, समय अंतराल ज्यादा है तो बल छोटा हो जाएगा। मैंने बॉल को इसलिए इसको ऐसे नहीं रोका, अगर मैं इसको ऐसे रोकता, यानी बॉल को रोकने पर, यानी बॉल को रोकूंगा मैं तो निश्चित संवेग परिवर्तन होगा, नियत है, चाहे मैं उसे यहां रोक लूं या बाद में रोकूं। अगर मैं अब यहां रोकता हूं बहुत शॉर्ट टाइम में, ठीक है, तो एकदम बॉल मेरे हाथ से टकरा के एकदम 0 वेग पर आ जाती है, तो समय अंतराल बहुत कम होता है, बल बढ़ जाता है, मेरे हाथों पर बल बहुत ज्यादा आरोपित होगा, चोट भी लग सकती है, ठीक है। अब हमें समय अंतराल बढ़ाते हैं। अब समय अंतराल कैसे बढ़ाते हैं, बॉडी को, बॉल को एकदम नहीं रोकते, एकदम संवेग 0 नहीं करते हैं उसका ऐसे रोक के, बल्कि उसको पीछे हाथ ले जाके धीरे धीरे करके समय अंतराल बढ़ा देते हैं, उसके रुकने का समय अंतराल बढ़ गया। जब समय अंतराल बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे कैच लेने से बच्चों हमारे हाथों पे बल कम लगेगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि भाई आवेग का जो उदाहरण है, क्रिकेट के खेल में कैच लेते समय हाथ पीछे खींचे जाते हैं ताकि समय अंतराल बढ़ जाए और हाथों पर कम बल कार्य करे। भाई कम बल आए हमारे पास या कम बल लगे, ऐसा कर दो कि हाथों पर कम बल आरोपित हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहां बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ये। ऐसे ही दूसरा, अब जैसे कहीं से जंप लेना है, ठीक है, जंप लेके जैसे ऊपर के बाले से नीचे की तरफ कूदे, तो कूदते वक्त जैसे खास तौर से अगर मैं ऐसे ही फनी सी बात करूं कि भाई चोर जैसे चोरी करके पहले वो रेकी कर लेते हैं कि मुझे इस घर से चोरी करनी है और कहाँ कूदना है चोरी के बाद, तो ऐसी जगह नहीं तलाशेगा कि एकदम सीमेंटेड है वहां पर वो एक बाले से कूद पड़ेगा, वहां तो उसके पैर में चटक जाएंगे, उसकी हड्डी उड्डी टूट जाएगी, ठीक है। वो कोशिश करेगा कच्चे में कूदे, और अगर कहीं रेत वेत पड़ी है तो बहुत मजा आ जाएगा उसे, ठीक है। अब जैसे मान लो जब वो जंप करेगा ऊपर से फर्स्ट माले से कूदा नीचे जमीन पर,
अगर वहां पे कंक्रीट है, बिल्कुल एकदम सीमेंटेड फर्श है, तो सीमेंटेड फर्श होगा, जैसे ही ऊपर से नीचे कूदेगा तो एकदम बहुत कम समय के अंदर ही उसका संवेग पैरों का शून्य हो जाएगा। समय अंतराल कम हो गया। जब समय अंतराल कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, पैरों पे बहुत ज्यादा फोर्स काम करेगा, हड्डी भी टूट सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब अगर उसे समय अंतराल को बढ़ा दिया जाए, समय अंतराल कैसे बढ़ेगा? कहीं गीली मिट्टी पड़ी हुई है, कच्ची मिट्टी है, जब वहां कूदेगा या रेत पर कूदे तो उसमें उसके पैर धंस जाएंगे। तो बच्चों एकदम संवेग शून्य नहीं हुआ, एकदम पैर उसके जीरो वेलोसिटी पे नहीं आए। ठीक है, उसका वेग शून्य कुछ देर बाद होगा। तो यानी संवेग परिवर्तन में, यानी संवेग परिवर्तन या संवेग शून्य कितनी देर में हो रहा है? ज्यादा टाइम में। समय अंतराल बढ़ गया तो फोर्स कम लगा, तो उसके पैरों पर कम फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसी बेटा जो आघात, जो शॉकर्स होते हैं, आघात अवरोधक जो होते हैं, गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं, बाइकों में, कारों में, बसों में, ट्रकों में। ठीक है, उन शॉकर का भी यही काम होता है। जो शॉकर होते हैं उनका भी काम यही है कि भाई जो शॉकर है, जैसे रोड जो है समतल तो है नहीं पूरे, कई गड्ढे फड्डे भी हैं, गड्ढे होंगे, जर्क लगेगा तो फोर्स पैदा होगा, जो सवारी है उसको फोर्स महसूस ना हो, शॉकर लगे हुए, आघात अवरोधक। ठीक है, तो जो स्प्रिंग्स होती है खासतौर से, वो समय अंतराल को बढ़ा देती है। समय अंतराल बढ़ेगा तो बल हमारे ऊपर, जो पैसेंजर है उनके ऊपर कम कार्य करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तमाम एग्जाम्पल बता सकते हैं बेटा, जैसे कोई कच्चे फर्श पर कूदना, ऐसा इतना लिख देते, कच्चे फर्श पर कूदना आसान है, आसान होता है। ठीक है, ऐसे ही कच्चा फर्श है या मिट्टी जो है, जो कुश्ती वगैरह होती है, मिट्टी कंक्रीट पे नहीं करी जाएगी कि भाई किसी ने किसी को धोबी पे छाड़ दिया, नीचे गिरा कंक्रीट पे तो वैसे ही धराशायी हो जाएगा, है ना। तो उसे कहां पर करेंगे? मिट्टी के अंदर करेंगे। खूब मिट्टी पहावड़े से चला देते हैं, है ना। तो वहां पर जैसे ही आप, यानी समय अंतराल बढ़ जाएगा, उसके संवेग शून्य होने में समय अंतराल बढ़ा दिया जाता है। तो वह यही मतलब है उसका, कच्चे फर्श पर या कच्ची मिट्टी पर कूदना आसान होता है। फर्श या मिट्टी लिख दो ऐसे करके। ऐसे फिर मैंने आपको बताया कि भाई आघात अवरोधक होते हैं गाड़ियों के अंदर, आघात अवरोधक, आघात अवरोधक, शॉकर जिसे कहते हैं, शॉकर्स, आघात अवरोधक शॉकर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? समय अंतराल को बढ़ा देते हैं और फोर्स को कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक अंतिम एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि जैसे जो कांच के बर्तन होते हैं, चीनी के बर्तन होते हैं, उनके अंदर घास फूस अखबार भरा रहता है। जब हम लेके आते हैं तो घास फूस वगैरह सब भरा रहेगा। यानी जो बर्तन होंगे, जैसे ये मान लो ये बर्तन है कांच का, इसमें घास फूस ऐसे करके अखबार भर दिया जाएगा। कप्स लेकर आ रहे हैं, गिलास लेकर आ रहे हैं, तो घास फूस या अखबार, घास फूस भर देते हैं, अखबार लगा देते हैं, अखबार, ये भर दिया जाता है। तो ये भी एक तरीके से आघात अवरोधक की तरह काम करता है। ठीक है भाई, इधर रास्ते में लेकर आ रहे हैं, रास्ते में रोड उबड़ खाबड़ है, उससे जर्क लगेगा, झटका लगेगा, जो बल होगा तो हमारे गिलास तक पहुंचने में घास फूस समय अंतराल बढ़ा देगा। घास फूस क्या कर देगा? ये समय अंतराल को बड़ा कर देगा, अतः फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, इसलिए बर्तन वगैरह टूट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब बेटा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं आवेग के संदर्भ में। अब देखो, जैसे हम ग्राफ की मदद से भी आवेग को कैलकुलेट कर सकते हैं। आवेग ग्राफ से, यानी आवेग की गणना या ग्राफ से आवेग की गणना। ठीक है,
अब जैसे मान लो बच्चों, ये बल हो गया, ये बल है, और ये समय, ये समय ले लिया गया, ये बल ले लिया गया। अगर मान लो बल यहां पर कांस्टेंट है, नियत है, बल यहां पर क्या है, नियत बल कार्य कर रहा है। मान लो ये बल F है और यहां पर टाइम T लगा, ठीक है। अगर बेटा मैं यहां पर इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, ये क्षेत्रफल निकाल लूं, ये क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत है, लंबाई मान लो ये है F, चौड़ाई T हो गई, तो F इंटू टी, तो क्या आ गया बेटा, ये आवेग आ गया। तो आवेग में क्षेत्रफल के जरिए निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर बल इवन ये भी हो तब भी, जैसे यहां पर ये ऐसे बल कार्य कर रहा है, ये समय अंतराल हो गया, समय हो गया, ये बल हो गया। अब यहां पे बल परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय, बल कैसा है, परिवर्तनीय है। तो यहां से भी इसका एरिया निकाल लीजिए। ये एरिया क्या बताएगा, क्षेत्रफल स्केयर, क्षेत्रफल किसको बताएगा, आवेग को बताएगा। तो नाउ अब प्रश्न लगाते हैं, जैसे बच्चों यही बना देता हूं मैं। देखो बच्चों, एक हमें ग्राफ दे रखा है, ये इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ये 2 सेकेंड टाइम किसमें दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, बल दे रखा है न्यूटन में, बल को न्यूटन में दे रखा है। यहां पर मान लो ये 100 न्यूटन का बल कार्य ये कर रहा है, ठीक है। हालांकि जब मैं बल यहां न्यूटन में लिख रहा हूं तो यहां जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिखे दे रहा हूं मैं। यहां बेटा ये 3 सेकंड हो गया और ये हो गया 4 सेकंड, ठीक है। अब ये हमें ग्राफ ऐसे करके दे रखा है, हमें निकालना है, हमसे कहा जा रहा है कि भाई ग्राफ की सहायता से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ की सहायता से निम्न को ज्ञात करो, ग्राफ की सहायता से निम्न को ज्ञात करो कि भाई 2 से 4 सेकंड के बीच कितना आवेग कार्य कर रहा है। 2 से 4 सेकंड के बीच, 2 से 4 सेकंड के बीच वस्तु पर आवेग क्या है, वस्तु पर आवेग, कितना आवेग कार्य कर रहा है, ठीक है। कितना बल कार्य कर रहा है, यानी बल कितना कार्य कर रहा है, बल की गणना करो और ये बताओ अधिकतम बल कितना है। एक पार्ट पूछ रहा है कि भाई अधिकतम, वस्तु पर अधिकतम बल कितना कार्य कर रहा है। तो ये 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यहां इसको हटा देते हैं। जो क्षेत्रफल होता है, बल और समय, ग्राफ का क्षेत्रफल है, किसको बताएगा, आवेग को बताएगा। बेटा 2 से 4 सेकंड के बीच आवेग, तो मुझे लेना चाहिए ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आंसर पहला पार्ट। बेटा यहां पे 2 से 4 सेकंड के बीच आवेग बराबर, ठीक है, ग्राफ का यानी एफ टी, बल तथा समय का एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल, एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुजाकार आकार है इसका, तो 1/2, ठीक है, ऊंचाई गुणा आधार। बेटा ऊंचाई इसकी 100 हो गई और आधार क्या हो गया, 4 - 2। अब ये 1/2, 100 गुणा 2, 2 से 2 ये चला गया, क्या आ गया, 100। अब आवेग का मात्रक समय गुणा यानी न्यूटन सेकंड, तो 100 न्यूटन सेकंड ये आ गया मेरे पास आवेग। अब दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है कि भाई बल का मान निकालिए।
ठीक है, अब बल के आवेग क्या होता है बेटा? आवेग किसके बराबर है? इस दौरान 2 से 4 सेकंड के बीच आवेग जिसका मान 100 न्यूटन सेकंड है। इसका सूत्र क्या है? बल गुणा समय अंतराल। तो बल बराबर हो गया आवेग बटा समय अंतराल। आवेग कितना है मेरे पास? 100 और समय अंतराल कितना है? 4 माइनस 2 ये आ गया। तो बेटा ये हो गया 50 न्यूटन। तीसरा ग्राफ से दिख रहा है अधिकतम बल कितना है? 100 न्यूटन। तो तीसरा पार्ट हो गया 100 न्यूटन। तो ऐसे मैं बेटा इंडिकेट कर सकता हूं। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, कॉपी रख के बैठा करिए, नोट्स बनाते रहा करिए उसमें। अब देखो, जैसे बस मान लो ये बच्चों दीवार है, ऐसे बना देते हैं दीवार। एक बॉल को मैंने v गति से, जिसका द्रव्यमान m है, ऐसे फेंका। एक बॉल को ले लिया, v गति से फेंका, ठीक है, दीवार से टकराई और उसी गति से वापस आ गई। यहां से टकराई और उसी गति से वापस आ गई। ये गति क्या है? गति सेम है। जिस गति से टकराती है उसी गति से ये वापस हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि भाई दीवार पर कितना आवेग आरोपित हुआ और इस गेंद पर या बॉल पर कितना आवेग आरोपित हुआ। तो दोनों जगह पर हमें निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है? आरोपित, या ऐसे चाहे तो देखते हैं, एक बॉल, द्रव्यमान कितना है? m। एक बॉल, द्रव्यमान यहां बना लीजिए, एक बॉल, द्रव्यमान m, एक समान गति से चलकर एक दीवार से टकराती है और उसी चाल से वापस हो जाती है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? दोनों, यानी दीवार और बॉल पर आरोपित आवेग, दीवार तथा बॉल पर आरोपित आवेग क्या होंगे। ठीक है, ये एक तरीके से बेटा मैं ये ऐसे क्वेश्चन बना के एक बेस बना रहा हूं। बेस इस बात का कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा जहां पर एक तिरछी बॉल ऐसे आएगी, 45 डिग्री पर टकरा के ऐसे चली जाएगी। तो पहले मैंने ऐसे कर लिया, इसको समझाने से पहले ऐसे इसको बना देते। एक बॉल यहां से गई, टकरा कर लौट आई। अब देखो एक चीज यहां ध्यान रखो कि भाई स्पीड तो यहां पर कैसी है? नियत है, लेकिन वेग जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें परिवर्तन आएगा। अगर वेग यहां पर v है तो लौटते वक्त क्या हो जाएगा? -v। जब दो जगह वेक्टर दो दिशाओं में केवल काम कर रहे हो, एक मान लो इस दिशा में पॉजिटिव मान लिया और दूसरा इस दिशा में, तो सबसे पहले मैं यहां पर ये निकाल लूं आरंभिक वेग। आरंभिक वेग निकाल लूं, आरंभिक संवेग, या पूरा लिख देते हैं आरंभिक संवेग। तो बेटा ये हो गया द्रव्यमान m, वेग v, सीधे हाथ की तरफ प्लस है, ये लिख दिया। अब टकराने के बाद जब ये लौटी तो अंतिम वेग, अब वेग माइनस में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस हो गया। तो अंतिम संवेग
यानी अंतिम संवेग ही लिखिए डायरेक्ट, अंतिम संवेग कितना हो गया, यानी -mv, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अंतिम संवेग में कैसे लिख दिया अंतिम संवेग, यानी pf लिख दिया, -mv ये लिख दिया, अंतिम संवेग ये हो गया मेरे पास। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, आरोपित आवेग। तो आवेग संवेग परिवर्तन की प्रमेय के अनुसार जो आवेग होगा किसके बराबर होगा, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। तो मैं बारी बारी से निकालता हूं, दीवार पर आरोपित आवेग, दीवार पर आरोपित आवेग, दीवार के संवेग में परिवर्तन किसके बराबर, दीवार में संवेग परिवर्तन, दीवार में जो संवेग परिवर्तन होगा दीवार पर आरोपित आवेग होगा। ऐसे ही बॉल पर आरोपित आवेग, बॉल में संवेग परिवर्तन, जो बॉल पर आरोपित आवेग होगा वो किसके बराबर होगा, बॉल में संवेग के परिवर्तन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लें कि भाई बॉल पर आरोपित आवेग क्या है, बॉल का संवेग परिवर्तन। तो बॉल का संवेग परिवर्तन, बॉल पर आरोपित आवेग, तो बॉल का संवेग परिवर्तन, बॉल का प्रारंभिक और अनिश्चित फाइनल मोमेंटम कितना है, pf माइनस पी आई। बेटा pf कितना है, -mv माइनस आरंभिक कितना है, mv, ये हो गया -2mv। तो बेटा बॉल पर आरोपित आवेग हो गया -2mv के बराबर। इतना ही आवेग परिवर्तन किसका होगा, दीवार का होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। तो अतः मैं लिख सकता हूं कि भाई जो दीवार पर आरोपित आवेग किसके बराबर, ऋण होगा किसका, बॉल पर आरोपित आवेग के। ठीक है, बॉल पर आरोपित आवेग क्या है, -2mv, तो -2mv माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2mv ये आ गया। तो दीवार पर आरोपित आवेग बेटा +2mv हो गया और बॉल पर -2mv के बराबर हो गया। अगर मुझे बल निकालना होता तो हमें यहां दे रखा होता कि संपर्क समय, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, बॉल जो है कितनी देर तक दीवार के साथ कांटेक्ट में रहती है, वो समय अंतराल पता हो गया, तो आवेग में उस टाइम का भाग लगा दो तो बल आ जाएगा। तो बॉल पर आरोपित बल क्या हो जाता, -2mv/t, और दीवार पर आरोपित आवेग क्या हो जाता, +2mv/t। टी क्या है, संपर्क समय। ठीक है, अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब बेटा यहां पर अब ये तिरछा एक कोण पर दीवार से बॉल टकराती है, ऐसे बना लीजिए इसको, ये दीवार हो गई बेटा, एक बॉल ये चली यहां टकराई और उसके बाद ये परावर्तित होके ये निकल गई, ऐसे करके। ठीक है, ये हमें कोण दे रखा है कि भाई ये जो जिस कोण पे टकरा रही है ये एंगल थीटा है, जितने से टकराएगी उतने से ही वापस परावर्तित होगी, ये भी थीटा हो गया। अब ये इसका वेग जो है, यानी यहां पर गति बोलिए, यहां पे v नियत है, यहां पे भी गति नियत है, द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है। फिर से हमें वही निकालना है कि दीवार पर आरोपित और गेंद पर या बॉल पर आरोपित आवेग के मान क्या होंगे। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर अब क्या है कि v जो है गति नियत है, बॉल की गति नियत है, बॉल की गति नियत है लेकिन वेग परिवर्तनशील है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहां संवेग निकालिए, यहां संवेग निकाला मैंने कि भाई यहां संवेग जो हो गया
डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये संवेग क्या हो गया, एम। अब यहां पर निकालेंगे संवेग, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहां संवेग चूंकि तिरछा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो संवेग मैंने लिखा एम वी, एक क्षैतिज दिशा में लाइन खींच लेता हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला भी एकांतर कोण थीटा होगा। अब एम वी को क्या कर लीजिए, दो हिस्सों में वियोजित कर लीजिए। एम वी को दो हिस्सों में वियोजित करिए। थीटा के अलोंग हमेशा, जैसे भाई ए वेक्टर है, थीटा की दिशा में हमेशा इसका जो कंपोनेंट का परिमाण होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा, और यहां क्या होगा, ए साइन थीटा होगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब एम वी को एक कंपोनेंट, एक वियोजित भाग एम वी कॉस थीटा ये हो गया, और नीचे कौन सा हो गया, एम वी साइन थीटा। ये एम वी साइन थीटा हो गया। एम वी कॉस थीटा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एम वी साइन थीटा। अब देखो ये यहां से टकराकर लौट कर आया, स्पीड हमेशा यानी क्या बताया गया है कि वी नियत है, स्पीड नियत है, वी क्या है, नियत। अब बेटा यहां फिर से मैं अंतिम संवेग, यहां तो प्रारंभिक संवेग था, अब अंतिम संवेग, तो इसको मैं यहां बना देता हूं कि भाई अंतिम संवेग यहां पर ये एम वी ये हो गया। अब ये एंगल थीटा बन रहा है। अब इसको भी मैं क्या करता हूं यहां से कि भाई दो भागों में बांटता हूं, यानी एक भाग ऐसे करके ऐसे हो गया, यानी ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा के बराबर हो गया। ये एम वी है तो इसको दो हिस्सों में बांट लो, ये वाला जो वियोजित भाग होगा एम वी कॉस थीटा होगा, और नीचे वाला एम वी साइन थीटा। अब एक चीज का ध्यान रखें, इधर जा रहे हैं तो प्लस और अपोजिट चलेंगे तो माइनस, क्योंकि संवेग बेटा कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है भाई, ये सदिश राशि है तो हमें दिशा का भी ध्यान रखना होगा। इधर तो पॉजिटिव संवेग और इधर संवेग कैसा, ऋणात्मक। अब एक चीज देखें, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में संवेग है एम वी साइन थीटा, टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर है, इसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं भाई। जो मैंने क्या किया, आरंभिक संवेग को दो हिस्सों में वियोजित किया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। टकराने के बाद यानी अंतिम संवेग को भी दो भागों में बांटा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर दिशा में संवेग में परिवर्तन नहीं है, सिर्फ क्षैतिज दिशा में परिवर्तन है, जिसके कारण आवेग आरोपित हो रहा है, ठीक है। तो नाउ अब संवेग परिवर्तन निकाल लेते हैं क्षैतिज दिशा में। किसमें, क्षैतिज दिशा में तो x लिख देते। संवेग परिवर्तन y में क्या है, शून्य। एम वी साइन थीटा क्यों शून्य, एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा, ये शून्य हो गया, यानी कोई परिवर्तन ही नहीं है। अंतिम और प्रारंभिक सेम है, लेकिन यहां पर बेटा परिवर्तन है, तो पहले अंतिम लिखते हैं। अंतिम में ऐसे मार्क कर देता हूं, x दिशा में अंतिम, x दिशा में अंतिम फाइनल f, माइनस x दिशा में इनिशियल। बेटा x दिशा में फाइनल कितना है, क्षैतिज दिशा में अंतिम संवेग क्या है, माइनस एम वी कॉस थीटा, और x दिशा में क्षैतिज दिशा में आरंभिक संवेग कितना है, एम वी कॉस थीटा धनात्मक, तो बेटा ये हो गया माइनस टू एम वी कॉस थीटा। अब y अक्ष में तो कोई परिवर्तन है नहीं, तो कुल जो परिवर्तन, नेट परिवर्तन जो हो गया p में, वो x के बराबर ही हो गया, माइनस टू एम वी कॉस थीटा। तो बेटा ये संवेग परिवर्तन में, संवेग परिवर्तन हुआ किसमें, संवेग परिवर्तन हुआ बॉल के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, ये बॉल के लिए हो रहा है, ये बॉल का आ गया, ठीक है। और अगर मैं निकालूं दीवार का संवेग परिवर्तन, इसका अपोजिट, ये तो यहां किसका है, ये बॉल के लिए है। अगर मैं ये निकालूं कि भाई दीवार का संवेग परिवर्तन कितना हुआ, इसका अपोजिट, यानी डेल्टा पी बॉल के संवेग परिवर्तन के विपरीत। अब ये माइनस, और इसका मान रखो माइनस टू एम वी कॉस थीटा, माइनस माइनस ये चला गया, ये आ गया टू एम वी कॉस थीटा, ये हो गया। बेटा यही जो संवेग में परिवर्तन है किसके बराबर होंगे, आवेग के बराबर। तो यानी बॉल पर आरोपित आवेग
बॉल पर आरोपित आवेग, बॉल पर आरोपित आवेग यानी किसके बराबर हो गया, समय परिवर्तन के, -2 mv cos थीटा। और दीवार पर आरोपित आवेग कितना हो गया, 2 mv cos थीटा। ये आ गया। तो ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि भाई बॉल का द्रव्यमान दे दिया, ठीक है, और चाल दे दी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, द्रव्यमान मान लो 0.5 या 50 ग्राम दे दिया। ऐसे ही मैं 1 किलोग्राम ये दे देता हूं और 10 मीटर पर सेकंड वेग लिख देता हूं। तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना कि आवेग क्या निकल कर आया हमारे पास, और थीटा 45 डिग्री मान ले, तो हम यहाँ पे सब मान धर के यहाँ सब मान चिपका दो यहाँ पे, तो निकल आएगा आपके पास, है ना। अगर हम संपर्क समय दे रखा हो कि भाई संपर्क समय टी है, तो गेंद पर कितना आरोपित बल है, बॉल पर कितना आरोपित बल है, जो आरोपित आवेग है उसमें समय अंतराल का भाग लगा दो, तो बॉल पर ये बल आ जाएगा -2 mv cos थीटा बटे टी। दीवार पर कितना बल लगा, 2 mv cos थीटा बटे टी। ऐसे कर देते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं बेटा।